सीमा खुशवा को इस बात का घमंड हो गया कि उन्होंने निर्भया कांड में ओपन एंड साइड केस में कन्विक्शन करा दिया। ओपन एंड साइड केस को जीतकर आप कहते हो कि आप मेरी जो काबिलियत है उसको समाज के आगे वो दिखाने का प्रयास किया जाती। तो हम तो चाहते थे कि आप SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की सेक्शन 3 की आप डेफिनेशन भी बता दीजिए, जो आप वहां पे नहीं कर पाई, जो आप रिहेबिलिटेशन नहीं दिला पाई, जो आप उनको जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं दिला पाई, उनको घर नहीं दिला पाई, आप उनको ये नौकरी नहीं दिला पाई। तो आप कैसे कह सकती हो कि आप काबिल हो? सीमा कुशवाहा जी, आप समाज की बच्ची की वो लड़ाई लड़ रही थी और समाज आपका साथ नहीं दे रहा था, तो मुझे आप समाज के 2-4 लोगों के संगठन के नाम बताइए कि आप उनके संपर्क में थी। रात के टाइम जो दाह संस्कार हुआ, वहां पर पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी तरीके से वो दाह संस्कार हुआ। आपने पुलिस को पार्टी नहीं बनाया, आपने उन लोगों को पार्टी नहीं बनाया जिन लोगों ने गलत तरीके से दाह संस्कार किया। पारिवारिक गतिविधियों में जो सरकार की एजेंसियां थी वो इन्वॉल्व थी, आप उन्हें पार्टी बनाते। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और फिर से सभी लोग मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। अनिल जी हैं और एडवोकेट साहब भी हैं, रमेश जी भी हैं। मुद्दा है बहुत पुराना, मुद्दा है हाथरस केस, और जिसमें मैंने डिबेट भी करवाई थी विकास कांगड़ा जी की। अनिल जी क्या कहेंगे हाथरस केस में? जो अभी मैंने विकास कांगड़ा जी ने तमाम बातें बताई हैं कि उस परिवार के बुरे हालात हैं और सरकार की तरफ से उन्हें चंद पैसे मिलते हैं जिसमें वो गुजारा करते हैं। तो अभी उसमें 3 आरोपी छूट भी गए हैं। जी, वीरवान वाल्मीकि जी हैं और रमेश जी हैं मेरे साथ, और अनिल मकवाना जी भी हैं, तमाम लोग हैं। तो क्या कहेंगे वीरवान जी? विकास जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल का नाम ही आपने लिखा है जस्टिस न्यूज इंडिया, यानी कि न्याय का चैनल। तो जो राष्ट्रीय मीडिया हमारी बात नहीं पहुंचा पा रही, वो कहीं ना कहीं दबाव में है, प्रेशर में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया, तो प्रिंट मीडिया। तो वो बात आप बहुजन समाज और इवन हमारे वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी वर्ग तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा दुख का विषय है कि जैसा कि हमारा जो केस हुआ था बहन मनीषा वाला, आज 4 साल कुछ दिन हो गए हैं। जब 4 साल कुछ दिन हो गए हैं और आज भी उस परिवार की हालत बड़ी दयनीय है, और सरकार ने ये प्रॉमिस किया था कि हम उस परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, शहर में पक्का मकान देंगे और न्याय देंगे। और सरकार हमारी अपनी है, क्योंकि पूरे वाल्मीकि समाज ने, कहा जाता है कि भाई पूरा वाल्मीकि समाज जो है सरकार का सपोर्टर है। हमारे सांसद भी सरकार में हैं, हमारे विधायक भी सरकार में हैं, हमारे अपने समाज के, वाल्मीकि समाज के। और बड़ा दुख का विषय है कि जब हमारे सांसद भी हैं और हमारे 2-2 राज्यसभा भी हैं और 1 लोकसभा भी हैं, तो बड़ा दुख का विषय है कि हम अपनी समाज की बेटी को न्याय नहीं दिलवा पाए। और उनको जो सरकार ने प्रॉमिस किया था, दोषियों को तो दंड न्यायपालिका का काम था देने का या ना देने का, लेकिन जो सरकार ने प्रॉमिस किया था अपनी तरफ से कि उस परिवार के जीवन यापन के लिए एक सरकारी पक्की नौकरी और शहर में मकान और उनकी सहायता की जाएगी, तो ऐसा अभी तक भी 4 साल कुछ दिन हो गए हैं, ऐसा कुछ भी धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। जी सचिन जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उस परिवार को हॉस्टेज बना के रख रखा है, ये पूर्णतः रूप से मानवाधिकार का हनन है। और इस मानवाधिकार के हनन में सबसे पहले जिम्मेदार जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार है, और उस सरकार के जो नुमाइंदे अपने वाल्मीकि समाज में है वो है, क्योंकि वो आज तक अपनी बात को सरकार तक पहुंचा ही नहीं पाए कि जो रिहेबिलिटेशन सरकार को उस परिवार को देना चाहिए था। और इसमें तमाम गलतियां हमारे समाज की भी रही है कि हम ऐसा वकील नहीं कर पाए इस मामले में कि जो इस मामले को स्टेट लेवल पे ठीक कर सकता था, क्योंकि अभी तक उसमें वकीलों का मैंने देखा कि वकीलों के आपस में आपसी द्वेष के चक्कर में उस केस को हम पूर्ण रूप से हार ही चुके हैं, क्योंकि एक का कन्विक्शन हुआ है, 3 उसमें बरी हो गए, और कन्विक्शन भी 7 साल का है, 304 में कन्विक्शन हुआ, रेप भी उसमें साबित नहीं हुआ। तो ये हमारी न्यायपालिका पर भी सवाल उठता है, और इस न्यायपालिका पर सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा साथ उन लोगों को था। क्योंकि जब मैंने वो आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने उसमें बताया कि जिस तरीके से जिस दिन वो लड़के जेल से छुटकर आए थे और छुटने के बाद पूरे गांव में जश्न का माहौल था, पटाखे फोड़े जा रहे थे, तो इससे पता लगता है कि उस जगह के लोगों की क्या मानसिकता है एक पर्टिकुलर SC/ST में आने वाली वाल्मीकि जाति के प्रति। और दूसरी बात, इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में लाया जा चुका है रिहेबिलिटेशन के लिए, वो पेंडिंग था, और उसमें अभी भी इस हफ्ते या इस महीने में तारीख लगने वाली है। क्यों हम इस मामले को चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में राज्य सरकार को एडवाइजरी दे कि जो जो रिहेबिलिटेशन देना चाहिए था वो हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। उनको घर भी दिलाने की कोशिश की जाएगी, उनको नौकरी भी दिलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी तो जो हाल फिलहाल में जो हम न्याय की बात कर रहे थे कि उन लोगों को जेल होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, इस मामले में हम असफल हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसमें जो मेरी समझ में आया है कि उस परिवार के साथ
तो पूरी तरह अन्याय हुआ है। लेकिन हाँ, नेताओं को कुछ फायदा हुआ है। जैसे कि उसी दौरान में हमारे समाज के एक हमें बहलाने के लिए मलाई की चुपड़ दी गई कि हमारे मंत्री बना दिए गए जो हमारी बात को ना कह सके, और उन्हीं मंत्री जी को फिर दोबारा से उसी क्षेत्र से सांसद भी बना दिया गया। अब वो संसद में भी है। तो नेताओं को तो हमारे ऊपर जुर्म करके, यानी कि हमारी लाशों पे हमारे लोग नेता बन जाते हैं और जीत जाते हैं, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व दूसरों का करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि हम लोग कितने स्वार्थी हैं, खास तौर से वाल्मीकि समाज के होते हुए। इसे मैं समझता हूं कि पूरी तरह से समाज की नाकामी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहां एक दो घर है हमारा, वहां सरकार की बहुत बड़ी दिक्कत है कि उस परिवार को कैसे सुरक्षा दी जाए। तो होना तो ये चाहिए था कि उसे किसी ऐसे शहर में शिफ्ट किया जाता, उस परिवार को उसे नौकरी दी जाती है, रोजगार दिया जाता दिल्ली जैसे शहर में, कि जहां पर उसकी सही तरह सुरक्षा भी हो सके और वह आज़ादी से जी सके। क्योंकि वहां अकेला घर है और अकेले घर में पूरे एरिया के अंदर जिस तरह से उसे पुलिस के संगीनों के साए में रहना पड़ता है, उनको जो भी थोड़ा बहुत मिलता है सरकार से, क्योंकि जो छोटी सी खेती है उसमें भी वो अपना खेत में भी संगीनों के साए में नहीं जा सकते काम करने के लिए, ना दिहाड़ी मजदूरी कर सकते, क्योंकि रोजगार उनका इतना छोटा था। तो गरीब आदमी को न्याय कैसे मिले, यह मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार के लोग, सरकार इस बात पर जो है चिंतन करें। और खास तौर से अगर इसमें दम है वाल्मीकि समाज में और ये जिंदा है, लोग समझते हैं, तो इस चीज को जरूर समझें कि हमें किस तरह से अपने जीवन को, क्योंकि नेता तो मंत्री बन सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, लेकिन आप अपने समाज की बात नहीं कह सकते। राजनीति कितनी कमजोर है, नेता कितने कमजोर, जो बार बार सोचते हैं कि हम नेता बन जाए। समाज में एक नेता बनने की बड़ी होड़ लग रही है। तो नेता बन करके आप केवल अपने समाज का, कमजोर समाज के लोग केवल उसका नुकसान ही कर रहे हैं, कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। मेरा अपना ऐसा विचार है। सचिन जी क्या कहें, सीमा कुशवाहा की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े। सीमा कुशवाहा को इस बात का घमंड हो गया कि उन्होंने निर्भया कांड में ओपन एंड साइड केस में कन्विक्शन करा दिया। अगर आप देखा जाए तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो उस समय की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सरकार थी, पूरा योगदान था उस सरकार का इस मामले में। इतने बड़े धरने प्रदर्शन हुए और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ओपन एंड साइड केस को जीतकर आप कहते हो कि आप मेरी जो काबिलियत है उसको समाज के आगे वो दिखाने का प्रयास किया जाती था। हम तो चाहते थे कि आप SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 3 की आप डेफिनेशन भी बता दीजिए, जो आप वहां पे नहीं कर पाई, जो आप रिहेबिलिटेशन नहीं दिला पाई, जो आप उनको जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं दिला पाई, उनको घर नहीं दिला पाई, आप उनको ये नौकरी नहीं दिला पाई। तो आप कैसे कह सकती हो कि आप काबिल और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि आप क्या जाति देखकर मतलब न्याय की बात करती हो? जाति देखकर क्या आप अपना वकालतनामा लगाती हो किसी केस में? वो कह रही है कि वाल्मीकि समाज ने उनका मनोबल नहीं बढ़ाया या उनको अप्रिशिएट नहीं करा। आप एक व्यक्तिगत तौर पर आप एक केस लड़ रहे हैं, आप न्याय की बात कर रहे हैं। आपकी जो आप एक कोर्ट ऑफिसर है और कोर्ट ऑफिसर का काम होता है कि अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने का प्रयास करें। लेकिन वो तो चाह रही थी कि उनको समाज उनको ग्लैमरस की तरह एकदम उनको ऊपर सर पे बिठा ले, उनको पगड़ी मालाएं पहनाए, उनको सपोर्ट करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक वकील को इतना हीरोशिप नहीं होना चाहिए वकील में। ये पूरा पूर्णतः रूप से उन्होंने इस मामले को जो लिया था वो हीरोशिप में था। उनकी कोई इसमें योगदान नहीं था। जो उनकी पढ़ाई लिखाई का, जो उनकी वकालत का जो उसमें आप देख सकते हो, उसमें कुछ नहीं था। जी क्या कहना चाहिए? पत्रकार बंधु, मैं बता दूं कि हम लोग हाथरस फूलगढ़ी भी गए थे। हमारा संगठन है श्री अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुग संघ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकार ढींगिया जी हैं और संचालन उसका जो हमारे सुनील राजधान जी कर रहे हैं। तो वहां पर भी हम लोग गए थे। उसके बाद में हमारा जो है एक डेलीगेशन सीमा कुशवाहा के घर गया, तो तब उनका परिवार भी वहां पर आया हुआ था, सीमा कुशवाहा जी के यहाँ पर दिल्ली में। तो हमारा डेलीगेशन भी वहां पर था। तो सीमा कुशवाहा जी ने हमसे मिलने से मना कर दिया था। 2.5-3 घंटे हम नीचे खड़े रहे और हमसे मिलने से मना कर दिया था। कहा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। उसके बाद में जब हम उग्र हुए, विरोधी हुए, उसके बाद में उन्होंने हमें एक नीचे पार्किंग में बिठाया और बड़ी बेअदबी से हमें बिठाकर उन्होंने बातचीत की। उन बातचीतों में ये बात निकल कर आई, उन्होंने हम पे एलिगेशन लगाए हमारी कम्युनिटी पे कि आपने मेरा सपोर्ट और समर्थन नहीं किया। जब मैं कोर्ट जाती थी तो आपके 10 आदमी भी मुझे कोर्ट में नहीं मिलते थे। तो हमने सीमा कुशवाहा जी से कहा, बहन जी आप जब कोर्ट जा रही हो तो आपने हमें कभी किसी संगठन को कॉल करके ये बताया कि मैं अमुक तारीख को, अमुक दिन, अमुक टाइम पे जा रही हूं, आपके संगठन के 10-20 लोग मेरी रक्षा और सुरक्षा के लिए कोर्ट के बाहर खड़े हों? सीमा कुशवाहा जी ने कभी किसी समाज के संगठन को कोई पत्र लिखा हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि वो पत्र हमें बताएं। अगर सीमा कुशवाहा जी आप समाज की बच्ची की वो लड़ाई लड़ रही थी और समाज आपका साथ नहीं दे रहा था, तो मुझे आप समाज के 2-4 लोगों के संगठन के नाम बताइए कि आप उनके संपर्क में थी। आपने हमारे समाज के ऊपर आरोप लगाया कि भाई मैं फ्री में क्या करना, आपका जो केस लड़ रही हूं, मैं कोई पागल हूं? तो बहन जी आप ये बताइए, आपने ये कहा कि मैंने निर्भया का केस लड़ा। निर्भया तो पूरे देश की बेटी थी, क्योंकि वो अगड़ी जाति की थी। उसके आंदोलन में, निर्भया के आंदोलन में हमारे समाज ने भी, हमने भी कैंडल मार्च निकाले और प्रदर्शन किए। लेकिन जब एक वाल्मीकि समाज की बच्ची की बात आती है तो वो दलित की बेटी हो जाती है, वो देश की बेटी नहीं होती।
और बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती, तब भी आपको जिस भारत देश के लोग नहीं जान पाते। लेकिन आपने ये 2 केस ऐसे लड़े, हाथरस वाला और निर्भया वाला, कि आप बिना पैसे के सेलिब्रिटी बन गई, लाखों करोड़ों लोगों को आप जान गई, और लाखों करोड़ों लोग आपको जान गए। भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी लोग आपको देख रहे थे कि आप जो है दलित बच्ची का केस लड़ रही हो, वाल्मीकि बच्ची का केस लड़ रही हो। लेकिन जब वो बच्ची मरने से पहले हमारी बेटी कह रही है, अस्पताल में तड़प तड़प के बोल रही है कि मेरे साथ ये घटना घटी है, ये सब हुआ है, तो उसके बाद भी उसे न्याय नहीं मिल पाया। और आपने जो रात के टाइम जो दाह संस्कार हुआ, वहां पर पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी तरीके से वो दाह संस्कार हुआ, आपने पुलिस को पार्टी नहीं बनाया, आपने उन लोगों को पार्टी नहीं बनाया जिन लोगों ने गलत तरीके से दाह संस्कार किया। पारिवारिक गतिविधियों में जो सरकार की एजेंसियां थी वो इन्वॉल्व थी, आप उन्हें पार्टी बना, आपने उन्हें पार्टी नहीं बनाया। तो बहन जी आपने जब उन्हें पार्टी नहीं बनाया तो आप हमें न्याय कैसे दिला पाती? आपने तो एक दिन भी ये नहीं कहा कि भाई आप बड़ा आंदोलन करो, मेरे साथ जुड़ो। आपने प्रकाश अंबेडकर जी पे आरोप लगाया, आपने प्रकाश अंबेडकर जी पे आरोप लगाया कि आपके प्रकाश अंबेडकर जी ने जो है वकालतनामे पे साइन नहीं किए, और वकालतनामा ये नहीं लिया और वो नहीं लिया, और वो मुझसे बात नहीं कर रहे। बहन जी आप ये बताइए, हमारी प्रकाश अंबेडकर जी से बात हुई थी, सॉरी राजरत्न अंबेडकर जी से हमारी बात हुई, तो राजरत्न अंबेडकर जी से जब हमारी बात हुई तो राजरत्न अंबेडकर जी ने कहा कि सीमा कुशवाहा जी से मेरी कोई बात नहीं हुई है और ना वो मुझे इस बारे में कुछ बताना चाह रही हैं। उन्होंने कहा था कि ये केस को महाराष्ट्र ले आते हैं, महाराष्ट्र सरकार इस केस को देखेगी, उनके रहने खाने की व्यवस्था, केस की व्यवस्था, उनकी नौकरी की व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्था हम लोग कराएंगे यहाँ पर। लेकिन आपने इस केस को दिल्ली भी नहीं जाने दिया, आपने इस केस को महाराष्ट्र भी जाने नहीं दिया, आपने इस उत्तर प्रदेश में लड़ने की क्या जरूरत थी आपको, जब आप नहीं लड़ पा रही थी और जब आप कमजोर पड़ रही थी। तो ऐसी बात नहीं कि वाल्मीकि समाज में या वंचित समाज में या दलित शोषित समाज में कोई वकील नहीं है। आप हमारे एडवोकेट्स लॉबी को कॉल करती तो हमारी एडवोकेट्स लॉबी खड़ी हो जाती अगर आप कहीं कमजोर पड़ रही थी। लेकिन आपको वाहवाही का लड्डू अकेले लेना था, आपको वाहवाही का लड्डू अकेले लेना था। कहीं ना कहीं आप पे सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरनल प्रेशर था कि आप केस को इल्झा के रखें, इसको धीमी गति से चलाएं, और इस तरीके से आपने उसको वहां प्रस्तुत किया जिस तरीके से आपने वहां प्रस्तुत किया, वहां तो हार जाना ही निश्चित था इस तरीके से। रमेश जी भी मेरे साथ जी जी क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस केस में क्या है कि एक तो रात में जलाना, जैसे भाई ने बताया, सबसे बड़ा अत्याचार तो वही था। और इसमें उसके परिवार का कोई व्यक्ति शामिल नहीं था। सरकार ने पहला अत्याचार तो वही किया, मानवीयता के दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। और उसके बाद जब ये अभी जो जैसे कि बताया गया कि होस्टेज बना के रखा गया है, ये कितना बड़ा अत्याचार है। एक तो उनकी बेटी को इतने सरकार के द्वारा इस तरह किया गया, ये तो सरकारी आतंकवाद है एक तरह का, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अब उन्हें होस्टेज बना के रखा गया है। अरे भाई, जितने लोग आपने वहां पे उनके निगरानी में जो पुलिस जो बैरक बना के रखी हुई है, इससे तो बेहतर है कि जितना उतना खर्चा उन पे खर्च करने के बजाय उनको कहीं दूसरी जगह रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। रिहेबिलिटेशन पे उतना खर्चा नहीं आएगा जितना उनके पुलिस पे जो व्यवस्था की गई है उस पे आ रहा है। तो ये दोनों काम, पहला तो अत्याचार, उनकी बेटी चली गई। मुझे लगता है कि उससे बड़ा अत्याचार ये है कि आदमी को रोने भी नहीं दिया जा रहा। लोग अभी ये भाई गए थे उनके यहाँ, कहते हैं कि वो मिलने तक नहीं देते लोगों को। तो ये जो है, ये पूरे मानवाधिकार का हनन है। और खासतौर पे जो हमारा समाज एकदम नीचे का समाज है, जो भारत के पायदान पे, सामाजिक पायदान पे सबसे निचले तबके, निचले पायदान पे आता है, तो उनके प्रति तो ये इतना घोर अत्याचार है और ये सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। तो मैं तो भाई सरकारी आतंकवाद है ये, हम सरकार की निंदा करते हैं कि सरकार ने बहुत बुरा किया है। उनके बेटी के लिए भी उसे जला के रात में मार दिया, वो मर के उन्हें जला दिया गया, और अब उन्हें होस्टेज बना के रखा गया। ये बहुत भयानक अत्याचार है, उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। और बस मुझे इतना ही। विकास जी, आप बात कर रहे हैं हाथरस कांड की, लेकिन इस देश के अंदर 2 कांड हुए हैं, उन दोनों की बात करी जाए। पहला केस निर्भया केस। जब निर्भया केस इस देश के अंदर होता है तो देश की मीडिया, पब्लिक, शासन प्रशासन रोड पर जाता है। लेकिन जब हाथरस केस होता है तो हाथरस केस के अंदर केवल और केवल एक समाज, वंचित समाज, वाल्मीकि समाज रोड पर आता है। मीडिया ने तो अपनी भूमिका निभाई थी सर। मीडिया ने वो भूमिका निभाई जो निभानी चाहिए थी। अगर मीडिया भूमिका निभाती, चित्रा तिवारी तो कंटिन्यू वही रही। अपनी बात सुने। जी। दूसरा केस होता है, 2 केस हुए, एक से सेम केस दोनों, लेकिन फर्क है केवल थोड़ा सा। क्या? एक केस हुआ अंग्रेजों के टाइम में और एक टाइम हुआ भारत के अंदर। दोनों केस भारत में हुए हैं, लेकिन एक केस अंग्रेजों के टाइम हुआ था। अंग्रेजों के टाइम में क्या हुआ था, शहीद भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को फांसी दी गई। फांसी देने के बाद में एक दिन पहले फांसी दी गई थी और उन्होंने रात को ही
चिता पे लगा करके मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल डाल करके उनमें आग लगा दी गई थी। सेम यही कहानी इनके साथ हुई है, मनीषा के साथ। मनीषा के साथ में भी हुआ, उसकी चिता पर बिना घर वालों की अनुमति के, बिना घर वालों को दिखाए, सब कुछ वही सीन हुआ, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल डाल करके उसमें आग लगा दी गई। तो ये जो केस है, ये क्योंकि वंचित समाज का केस था, इसलिए लोग, शासन प्रशासन ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और हमारे साथ में शासन प्रशासन ने भी कोई अच्छा बर्ताव नहीं करा। हमारे पास में साधन नहीं है, खाने कमाने के साधन बहुत कम थे, जिन साधनों को बंद कर दिया गया और आज वो परिवार भूखमरी के कगार पर है। उस परिवार से जो वादे करे गए थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वादे पूरे नहीं करे गए, न उन्हें मकान दिया गया, न नौकरी दी गई, न उन्हें कोई मुआवजा दिया गया। तो हमारे साथ में केवल और केवल दुर्व्यवहार हुआ है, दोगलापन हुआ है, इसे दुर्भावना कह सकते हैं। ये दुर्भावना हमारे साथ में हुई है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मैं जो हमारी एससी कमीशन है और जो हमारा महिला आयोग है, जो हमारा मानव अधिकार आयोग है, उन्होंने भी अपनी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं और सरकार को चेताएं, उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करें। जो हमारे तीनों कमीशन बने हुए, जो मानव अधिकार आयोग है, महिला आयोग है, एससी कमीशन है। और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जयंत चौधरी जी को, जिन्होंने वहां जाकर लटकाए और हमारी सपोर्ट में खड़े रहे। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने जाकर वहां लटकाए और हमारे लिए खड़ी रही। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूं, जो हमारी दलित की बेटी कहती हैं और अपने आप को कहते हैं मैं दलित की बेटी, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही, वो एक बार भी वहां नहीं गई। दूसरे समाज के लोग जा रहे हैं हमारे दर्द लेने, लेकिन आप नहीं गई। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग हमारे साथ खड़े रहे उनके लिए धन्यवाद। और मैं सरकार से निवेदन ये करता हूं अंत में कि ये लोग, हम लोग आपके हैं, हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। ये बेटी आप समाज की नहीं, आपकी बेटी है। लोग कहते हैं बहादुर कम्युनिटी है, इन्होंने धर्म नहीं बदला, मजहब नहीं बदला और इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। हम तो सबके लिए लड़ाई लड़ते रहे, अब हमारे लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? अब फैसला आप लोगों के हाथ में, हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा। आइए आप दिखाइए कि हाँ हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम 36 बिरादरी के लोगों की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। आइए मनीषा हाथरस में इस झंडे के नीचे और मनीषा बहन के लिए हिंदुत्व का नारा दें और हिंदुत्व को एकजुट कर मनीषा बहन को न्याय दिलाएं और हिंदुत्व की अलख जगाएं और दोषियों को जेल पहुंचाएं और उनके परिवार को जो कंपनसेशन नहीं मिला वो कंपनसेशन दिलाने के लिए आप सब लोग सरकार से निवेदन करें, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, क्योंकि सरकार हमने बनाई है, सरकार हमारी है और सरकार से हमें उम्मीद है सरकार हमें न्याय जरूर